पवन भेड़िया शहर व जगह थी जहां वे रहते थे। सुअर नर्सों की बातचीत से यह संकेत मिलता था कि इस दुनिया में प्रमुख ताकतें राक्षस और अप्सराएं थीं, जो शक्तिशाली और प्रभावशाली जातियां मानी जाती थीं। इस दुनिया में मनुष्यों को गुलामों की सबसे निचली श्रेणी माना जाता था। तेजस सहित इन बच्चों को एक साथ पाला गया और उन्हें गुलामों की तरह शिक्षा दी गई, इससे पहले कि वे अंततः उच्च वर्ग के भेड़ियों की संपत्ति बन गए। संक्षेप में, तेजस अब पवन भेड़िया शहर में पवन भेड़िया प्रभु की संपत्ति था और गुलामों में सबसे कम मूल्यवान था। इस दुनिया में मनुष्यों की एक बड़ी संख्या मौजूद थी और उनका एकमात्र लाभ उनकी प्रजनन क्षमता में निहित था। राक्षसों और अप्सराओं की प्रजनन क्षमता अपेक्षाकृत सीमित थी, जिसने मानव अस्तित्व के लिए आधार तैयार किया। इस दुनिया में मनुष्य बहुत कमजोर थे। राक्षसों और अप्सराओं की नज़र में मनुष्य किसी भी शारीरिक रूप से कठिन काम के लिए अयोग्य थे। गुलामों की अन्य प्रजातियों की तुलना में मनुष्यों को अधिक बुद्धिमान माना जाता था और वे अधिक परिष्कृत कार्य कर सकते थे। इसके अलावा राक्षसों और अप्सराओं का मानना था कि मनुष्यों का मांस अधिक नाजुक होता है और स्वादिष्ट होता है। गुलाम, ऐसा लगा जैसे हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते। तेजस को केवल मौन में ही सांत्वना मिलती थी। परिस्थितियां पहले से ही सबसे खराब थीं। भविष्य में अगर कुछ भी बेहतर होता तो वह वास्तव में खुश महसूस करता। अब उसकी एकमात्र चिंता उसकी पत्नी और उसके संभावित पुनर्जन्म को लेकर थी। क्या उसकी परिस्थितियां भी उसकी तरह ही विकट होंगी? यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सुअर पालने वाली का दूध तेजस की जैविक मां के दूध से कहीं अधिक पौष्टिक था। कम से कम वह इससे अपनी भूख तो मिटा सकता था। 6 महीने की उम्र में तेजस को लगा कि वह अंततः अपनी पूर्व दुनिया के एक सामान्य मानव बच्चे की अवस्था में पहुंच गया है। अन्य बच्चों की कमजोरी के विपरीत उसका अपेक्षाकृत मोटा कद स्पष्ट था। 6 महीने की उम्र में उसे थोड़ा मोटा भी माना जा सकता था। उसके मोटेपन ने उसे सुअर पालने वालों से ज्यादा प्यार दिलाया। इस दुनिया में ऐसा लगता था कि ताकत ही सुंदरता है। लेकिन जैसे ही तेजस 6 महीने का हुआ, दूध की आपूर्ति बंद हो गई। अब उन्हें छोटे बर्तनों में दलिया जैसा पदार्थ दिया जाता था, जिसे खाने के लिए उन्हें अपने हाथों पर निर्भर रहना पड़ता था। उनका भोजन पूरी तरह से इस बात पर निर्भर था कि वे कितनी कुशलता से उस दलिया को पकड़ पाते और खाते थे। कई बच्चों को ठीक से बैठने में भी कठिनाई होती थी, जिसके लिए उन्हें अक्सर सुअर पालकों की मदद की जरूरत पड़ती थी, जो उन्हें चम्मच से खिलाती थीं। इस दौरान तेजस ने सुअर पालने वालों का और अधिक अनुग्रह प्राप्त किया। वह बर्तन से अकेले ही कुछ उठाकर खाने में माहिर हो गया था और इसके परिणाम स्वरूप वह स्वाभाविक रूप से अधिक भोजन करता था। कभी कभी उसे इनाम के तौर पर दूध भी मिल जाता था। उसे नहीं पता था कि वह क्या खा रहा है, लेकिन जब तक उसका पेट भर रहा था वह संतुष्ट था। खाने के बाद तेजस घास के बिस्तर पर लेट जाता और अचानक हंसने की इच्छा उसके अंदर जाग उठती। उसे अपने एक दोस्त की कहावत याद आती थी, घास के घोंसले में भी एक सुनहरा फीनिक्स होता है। वह खुद को घास के घोंसले में बड़ा होते देखता था। वह सोचता कि अगर उसके दोस्तों को यह सब पता चलता तो वे कैसी प्रतिक्रिया देते। इन विचारों में खोए हुए तेजस ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने ऊपर घास खींच ली। खुद को गर्मी में लपेट लिया। उसने अपने दिमाग की शक्ति को रक्त परिसंचरण को निर्देशित करने पर केंद्रित किया। पहले भी जब वह डोलुओ महाद्वीप में पुनर्जन्म हुआ था, तब उसने इस तकनीक का सहारा लिया था। इस बार परिस्थितियां कहीं ज्यादा कठोर थीं, लेकिन अब बचने का एक मौका था। उसने अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए ताकत जुटाने का दृढ़ निश्चय किया। रहस्यमय स्वर्ग तकनीक, जो उसके पिछले जीवन की आधारभूत साधना थी, सबसे उपयुक्त विकल्प प्रतीत हुई। इस तकनीक में संतुलन और सामंजस्य को प्राथमिकता दी गई थी, जिससे यह एक आदर्श शुरुआत बन गया। अपने पिछले पुनर्जन्म में उसने 6 साल की उम्र में ही रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के पहले चरण में महारत हासिल कर ली थी। इस शुरुआती महारत ने एक देव राजा के रूप में उनकी बाद की उपलब्धियों के लिए आधार तैयार किया। इस जन्म में उसे रहस्यमय स्वर्ग तकनीक की गहरी समझ थी। हालांकि एक बड़ी बाधा उसकी वर्तमान कमजोर काया थी, जो इसके पूर्ण अभ्यास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। मात्र 6 महीने के शरीर में फंसे होने के कारण वह उल्लेखनीय प्रगति की उम्मीद नहीं कर सकता था। उसकी मेरिडियन पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी।
जिससे वह रहस्यमय स्वर्ग तकनीक का अभ्यास करने के बावजूद उसे पूरी तरह से सक्रिय नहीं कर पा रहा था। उसका एकमात्र सहारा तकनीक और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ चुपचाप तालमेल बिठाना था। अपने शरीर को पोषण देने के लिए थोड़ी मात्रा में अवशोषित करना था। उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने शुरुआती प्रयास शुरू किए थे, जब वह अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में थे। हालांकि वह पूरी तरह से मजबूत नहीं था, लेकिन वह मौत के कगार पर खड़े लोगों जितना कमजोर भी नहीं था। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके इस दुनिया को समझने का प्रयास किया और उन्हें एक अविश्वसनीय रूप से प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा मिली। राक्षसों के इस सामान्य से दिखने वाले क्षेत्र पवन भेड़िया शहर में भी आध्यात्मिक ऊर्जा उनके पिछले जीवन के डोलुओ महाद्वीप से कहीं ज्यादा थी। वह ये भी निश्चित नहीं थे कि बाद में विकसित डोलुओ ग्रह में आध्यात्मिक ऊर्जा की इतनी समृद्धि होगी या नहीं। शुरू में चिंतित और अन्वेषण करने में हिचकिचाते हुए तेजस को डर था कि कहीं वह आध्यात्मिक या मौलिक ऊर्जा से रहित दुनिया का सामना न कर ले। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रचुरता ने उसकी चिंताओं को कम कर दिया। अक्सर कहा जाता है कि सबसे चतुर गृहिणी भी चावल के बिना खाना नहीं बना सकती। अगर उनकी खेती भी दयनीय रूप से धीमी गति से आगे बढ़ती, तो क्या उन्हें किसी भी समय राक्षसों और अप्सराओं की शक्ति द्वारा कुचल दिए जाने का खतरा नहीं होता? यह उनके लिए पहली खुशखबरी थी। इतनी भरपूर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एक बार जब वह अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो साधना करना ज्यादा आसान हो जाएगा। हर दिन तेजस चुपचाप आध्यात्मिक ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा ग्रहण करता था। अपने शरीर को आंतरिक रूप से बेहतर बनाने के लिए काम करता था, भले ही ये बदलाव सतह पर स्पष्ट नहीं थे। वह औसत बच्चे की तुलना में थोड़ा अधिक ऊर्जावान लग रहा था, जबकि वह स्पष्ट रूप से कमजोर था। जैसे जैसे दिन बीते गए, बच्चे धीरे धीरे बोलने लगे। हालांकि उस समय तक उनमें से लगभग 1/4 चुपचाप मर चुके थे। इस जगह पर कोई चिकित्सा उपचार उपलब्ध नहीं था, केवल भोजन उपलब्ध था। कोई भी उन्हें मार्गदर्शन नहीं देता था या कुछ नहीं सिखाता था। उन्हें स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना और सीखना था। सिर्फ 1 साल की उम्र में जब तेजस और बाकी बच्चे अभी भी अपने पैरों पर खड़े होना सीख रहे थे, उन्हें एक सख्त सुअर राक्षस की निगरानी में एक नई जगह भेजा गया। यह एक साधारण लकड़ी का घर था, जिसके फर्श पर घास बिछी हुई थी, जो बहुत कम गर्मी देती थी। लगभग 62 वर्ग मीटर के इस क्षेत्र में 200 बच्चों को ठूंस दिया गया था, जबकि भोजन केवल हॉनफेंसिजी लोगों के लिए ही पर्याप्त था। सुअर और भेड़िया राक्षसों के बीच हुई बातचीत से तेजस ने समझा कि जो बच्चे मजबूत होंगे और भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे, उनका शरीर मजबूत होगा और वे लंबे समय तक गुलाम बने रहेंगे। कमजोर शारीरिक गठन वाले बच्चों को भोजन की बर्बादी समझा जाता था और उन्हें जल्दी ही हटा दिया जाता था। इस दुनिया में इंसानों की इस दुर्दशा को देखकर तेजस का दिल विद्रोह से भर गया। लेकिन सिर्फ 1 साल की उम्र में वह इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता था। वह जानता था कि इस दुनिया में खुद को मजबूत करने के लिए उसे आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना होगा। उसने खुद को मजबूत किया और जल्द ही अपने साथियों से काफी अधिक मजबूत हो गया। हालांकि उसने हमेशा उतना ही खाया जितना उसे चाहिए था और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दिया। वह असहाय होकर देखता रहा जब सबसे कमजोर बच्चों को एक एक करके ले जाया गया। रात होते ही जब दुनिया शांत हो जाती, तेजस शांति में डूब जाता और चुपचाप आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करता। इस नई दुनिया में उसे 1 साल हो चुका था और इंसानों को सुअरों और कुत्तों से भी बदतर हालात में जीते हुए देखकर उसका मन व्याकुल हो उठता। एक विचार उसे लगातार परेशान करता। उसकी पत्नी, जिसे वह पिछले जीवन में छोड़ आया था और जिसने उसके साथ पुनर्जन्म लिया था, शायद ऐसी ही या इससे भी बदतर परिस्थितियों का सामना कर रही होगी। जब भी वह इसके बारे में सोचता, उसका मन गुस्से और चिंता से भर जाता। इस दुनिया में इंसान इतने कमजोर क्यों हैं? उसने अपने दिल में गहराई से महसूस किया, आयशा, तुम कहाँ हो? तेजस जल्द से जल्द बड़ा होना चाहता था। वह अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था ताकि वह अपनी आयशा को खोज सके। उसकी उम्मीद थी कि वह अभी भी जीवित होगी और अच्छी स्थिति में होगी।